Hello guys, welcome to my YouTube channel Babita Singh Chemistry Classes. This lecture is for 10th class for the subject of biology. In this lecture, we will discuss about nutrition in amoeba because in last lecture we have studied types of nutrition and definitions of nutrition we have finished. In this lecture we will discuss the nutrition in different organisms, okay, including human being also. तो let us start with the nutrition in amoeba. amoeba जो होता है उसके अंदर न्यूट्रिशन हमें पढ़ना है. मैंने आपको लास्ट लेक्चर के दौरान बताया था कि जो अमीबा होता है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है. ठीक है, कैसा होता है ये? यूनिसेलुलर. कैसा है? यूनिसेलुलर, मतलब कि इसके अंदर एक ही सेल प्रेजेंट होती है और वो जो एक सेल है वही सारे काम करती है. देखो, एक सेल के ऊपर पूरा बर्डन आया हुआ है, एक सेल होती है इसके अंदर और वही सेल जो होती है वो सारे काम करती है. इंजेक्शन भी, और इसमें जो न्यूट्रिशन है वो भी कैसा हो रहा है? होलोजोइक न्यूट्रिशन हो रहा है. ठीक है, फेगोसाइटोसिस प्रोसेस के दौरान होलोजोइक न्यूट्रिशन शो करते हैं ये. होलोजोइक का मतलब क्या होता है? आपको बताया गया था कि जो होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है उसमें स्टेप्स होते हैं. फर्स्ट स्टेप कौन सा होता है? इंजेक्शन, फिर डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन, असाइलेशन, देन इजेक्शन. तो ये पांचों स्टेप करती है ये एक सिंगल सेल, सारे काम यही करती है. इंजेक्शन भी मतलब इसी के थ्रू ही होगा, इजेक्शन भी इसी के थ्रू ही होगा. ये जो रेस्पिरेशन करती है, जो भी चीज़ है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अमीबा के अंदर वो सिर्फ एक ही सेल करती है. ठीक है, ये कैसा होता है? यूनिसेलुलर होता है. तो इसमें आप लिख सकते हैं कि जो अमीबा है, और आप देख रहे हैं यहाँ पर कि पूरा का पूरा अमीबा के अंदर आपको बताया गया है कि न्यूट्रिशन कैसे होता है. ठीक है, 5 स्टेप्स के अंदर इन्वॉल्व करके. तो आप इसमें जनरल सी इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं कि अमीबा के अंदर जो न्यूट्रिशन है वो कैसे होता है. तो सिंपल सी बात है, ये आप लिख लो कि अमीबा इज यूनिसेलुलर. अमीबा कैसा होता है? यूनिसेलुलर होता है. एंड इट फॉलोज कौन सा न्यूट्रिशन फॉलो करता है ये? एंड इट फॉलोज होलोजोइक न्यूट्रिशन. ठीक है, होलोजोइक न्यूट्रिशन हमारे सिलेबस के अंदर है ये कि न्यूट्रिशन अमीबा में स्टडी करना. ठीक है, होलोजोइक न्यूट्रिशन जो होता है वो फॉलो करता है ये. और दूसरा जो फेगोसाइटोसिस जो प्रोसेस हमने पढ़े थे, एंडोसाइटोसिस और फेगोसाइटोसिस, 2 प्रोसेस होते हैं इसके अंदर. तो जो ये अमीबा है, अमीबा कौन सा प्रोसेस करता है? फेगोसाइटोसिस. फेगोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है? कि पूरी की पूरी जो बॉडी है वो इनगल्फ कर जाता है. ठीक है, तो अब इसका न्यूट्रिशन स्टार्ट करते हैं हम कि जो अमीबा है उसमें कहाँ से न्यूट्रिशन स्टार्ट होता है. कैसे? अमीबा जो होती है वो इर्रेगुलर शेप का ऑर्गेनिज्म है. ठीक है, सिंगल सेल है और इर्रेगुलर शेप है, मतलब माइक्रोस्कोपिक भी है और उसकी शेप कैसी होती है? इर्रेगुलर होती है, वो हमें दिखाई नहीं देती. ठीक है, मतलब कि वो रेगुलर नहीं है, वो कैसी है? इर्रेगुलर होती है. तो क्या होता है कि जब अमीबा को न्यूट्रिशन करना होता है, मतलब उसको जब फूड की रिक्वायरमेंट होती है तो वो खुद मूव कर जाता है कहाँ पर? फूड की तरफ. फूड इन द फॉर्म ऑफ फूड क्या हो सकता है? प्लांट हो सकता है, स्मॉल प्लांट्स हो सकते हैं, स्मॉल एनिमल्स हो सकते हैं, वही खाता है. ठीक है, तो क्या करता है जो अमीबा है, इसकी कोई रेगुलर शेप तो है नहीं, तो क्या करेगा? जैसे ही इसको फूड दिखेगा तो अपनी सेल को ये क्या कर लेता है, जो इसकी सेल है एक, वही सेल जो होती है वो आगे की तरफ फॉरवर्ड कर जाती है. ठीक है, वो मतलब कि इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आ जाती है. ये दिखाई दे रही है आपको, ये क्या है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस. इनको एक्चुअल में क्या बोला जाता है? सूडोपोडिया. ठीक है, सूडोपोडिया, पी साइलेंट रहेगा इसके अंदर. सूडोपोडिया है ये दोनों. मतलब पोडिया क्या होता है? पैर. ठीक है, पोडिया क्या होता है? पैर. तो इसके झूठे पैर हैं. और सूडो क्या मतलब क्या होता है? फॉल्स. सूडो क्या होता है? फॉल्स. इसके एक्चुअल में पैर नहीं हैं, ये कैसे पैर हैं? फॉल्स पैर हैं, सूडोपोडिया होते हैं. इसी के द्वारा ये क्या करता है? मूवमेंट करता है. तो फूड पार्टिकल तो यहाँ प्रेजेंट था, देखेंगे आप कि ये जो फूड पार्टिकल है ये यहाँ प्रेजेंट है. अमीबा इसके पास गया, इसने अपनी प्रोजेक्शंस को बाहर की तरफ निकाला. ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बोल सकते हो आप इनको, और इनका नाम अगर कोई पूछ ले वो क्या होगा? सूडोपोडिया. ठीक है, अब क्या होगा कि ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है ये बिल्कुल इसके पास चली जाती है, फूड के पास. इसको क्या बोल दिया? इंजेक्शन बोल दिया ना. इंजेक्शन अभी इसको क्या कर जाएगा? इनगल्फ कर जाएगा, अंदर की तरफ ले आएगा. ये अमीबा की स्ट्रक्चर है. और ये क्या दिखा रखा है यहाँ पर? न्यूक्लियस दिखा रखा है. ठीक है, ये न्यूक्लियस है, ये पूरा अमीबा बनाया हुआ है. ये जो बाहर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है इनको सूडोपोडिया बोलते हैं. और ये फूड यहाँ पर एंटर करने वाला है. ओके, देन सेकेंड स्टेप के अंदर क्या होगा कि डाइजेशन. यहाँ पर क्या स्टार्ट हो जाएगा? इसका डाइजेशन, क्योंकि फूड को ये अंदर की तरफ ले आएगा. और ये क्या था? फूड वैक्यूल. आपको मैंने जब डिफ्रेंशिएट करवाया था या फिर सेल के अंदर, सॉरी 9th क्लास में हुआ था वो तो, लेकिन आपको भी पता होगा कि जो सेल होती है, प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर और प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं. एनिमल सेल में छोटा होता है और प्लांट सेल के अंदर वो बड़ा होता है. तो वही है ये फूड वैक्यूल. ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? खाली वैक्यूल क्या होती है? खाली जगह. तो जो फूड है वो कहाँ पर आ जाएगा? इस खाली जगह के अंदर आ जाएगा. ठीक है, यहाँ पर प्रेजेंट था ये अमीबा के अंदर, ये इसका न्यूक्लियस है. और फूड जो है वो इसके अंदर क्या आ जाता है? डिफ्यूज हो जाता है, उसके अंदर आ जाता है. अब क्या होगा? फूड खा लिया इसने, अब क्या होगा? डिफ्यूज आउट होगा, बाहर की तरफ जाएगा फूड.
ठीक है। तो थर्ड प्रोसेस के अंदर क्या होगा, एब्जॉर्प्शन, मतलब कि जो फूड उसने खाया है वो ब्लड जो भी उसकी सेल है उसके द्वारा एब्जॉर्ब भी तो होगा ना, क्योंकि सेल ही तो काम कर रही है तो वो भी तो खाना खाएगी, ठीक है। तो वो डिफ्यूजेज आउट हो जाता है, इस पूरी अमीबा सेल के अंदर वो क्या करेगा, बाहर की तरफ फैल जाता है। डाइजेस्टेड फूड डिफ्यूजेज आउट, जो फूड डाइजेस्ट हो चुका है वो बाहर की तरफ फैलेगा। अब बाहर की तरफ आएगा तो ये जितनी भी इसकी मेम्ब्रेन है ये वाली, ये क्या करेगी, उस फूड को गेन करेगी, उस एनर्जी को गेन करेगी, जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ हो जाएगी। तो अमीबा का साइज जो होता है वो यहाँ पे क्या हो जाता है, ग्रो कर जाता है, ठीक है। अमीबा क्या कर गया, ग्रो कर गया यहाँ पे, इसको हम क्या बोलेंगे, एसाइमुलेशन, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, एसाइमुलेशन, मतलब इसकी ग्रोथ होनी स्टार्ट हो गई है। उसके बाद क्या होगा कि जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो इसी सेल के थ्रू ही तो बाहर निकल जाएगा। तो ये अमीबा की एक सेल है, अमीबा जो है वो अनडाइजेस्टेड फूड को जो है वो बाहर निकाल देता है, अनडाइजेस्टेड फूड थ्रू आउट, ये बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो आपको इसमें क्या पढ़ना था कि अगर आ भी जाए न्यूट्रिशन इन अमीबा, तो ये क्या होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है एंड इट फॉलोज द होलोजोइक न्यूट्रिशन बाय द फेगोसाइटोसिस प्रोसेस, ठीक है। और ये आपको डायग्राम बना के जरूर दिखाना है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डायग्राम जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसके जितने भी प्रोसेस हैं 5 टाइप्स की जो प्रोसेस है इसकी, जैसे इंजेक्शन है, डाइजेशन है, साइमुलेशन, एब्जॉर्प्शन एंड देन इजेक्शन, तो ये आपको जरूर लिखने हैं, जरूर बना के दिखाने हैं, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। हो गया ये कंप्लीट। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अब न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। मैं इसको रबर देती हूँ, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स के अंदर न्यूट्रिशन आपको स्टडी करना है, लेकिन उससे पहले न्यूट्रिशन जो ह्यूमन बींग में हम स्टार्ट करेंगे वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। न्यूट्रिशन ह्यूमन बींग में जानने से पहले हमें पता होना चाहिए डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, किसका, ह्यूमन बींग का, और जो ग्लैंड्स हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, उनके बारे में पता होना चाहिए कि जो फूड है वो कैसे डाइजेस्ट होता है बॉडी के अंदर, ठीक है। तो न्यूट्रिशन इन, मेन जो टॉपिक अपना वो क्या रहेगा, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि भी डाइजेशन इंपॉर्टेंट है इसके लिए, ठीक है। ये थर्ड लेक्चर है आई थिंक ह्यूमन बींग्स के लिए। न्यूट्रिशन को स्टडी करने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए डाइजेशन का, कि ह्यूमन बींग्स के अंदर डाइजेशन कैसे होता है। और डाइजेशन के लिए 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम स्टडी करना इंपॉर्टेंट है, और दूसरा क्या है, ये जो ग्लैंड्स होते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं, उनको स्टडी करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर क्या आ जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके अंदर क्या आता है, एलिमेंट्री कैनाल, मतलब कि पूरी की पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टडी करना, इसका मतलब एलिमेंट्री कैनाल को स्टडी करना, ठीक है। तो इसमें आप लिख भी सकते हो, इट इज द स्टडी ऑफ फिर सिंपल डाइजेस्टिव सिस्टम है क्या, किसकी स्टडी करनी है एक्चुअल में, एलिमेंट्री कैनाल की, एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल, ओके। फिर लास्ट में हम क्या स्टडी कर लेंगे, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी स्टडी कर लेंगे। अब ये जो एलिमेंट्री कैनाल है ना, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओके। एलिमेंट्री कैनाल के बारे में हम स्टडी करेंगे। जो एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, इसके बारे में हमें स्टडी करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट अगेन एलिमेंट्री कैनाल। तो जो एलिमेंट्री कैनाल है ये एक्चुअल में है क्या, ये एक ऐसी कैनाल है जो माउथ से स्टार्ट होती है और वो एनस पे जाके फिनिश होती है, मतलब पूरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एलिमेंट्री कैनाल के इर्द गिर्द है, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल को अगर हमने स्टडी कर लिया तो इसका मतलब हमने पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को ही स्टडी कर लिया है, ओके। तो एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है, कहाँ से स्टार्ट होती है, कौन से ऑर्गन से स्टार्ट होती है, कौन से ऑर्गन पे फिनिश होती है, कौन सा ऑर्गन क्या काम करता है, उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, तो वो सारी चीज़ें हमें इसके अंदर पढ़नी है। तो हम 1 बाय 1 चलेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है, ठीक है। तो एलिमेंट्री कैनाल जो होती है इट इज़ 9 मीटर लॉन्ग, क्या लिखोगे आप, 9 मीटर लॉन्ग होती है, 9 मीटर होती है ये, ठीक है, 9 मीटर की होती है पूरी एलिमेंट्री कैनाल जो होती है वो 9 मीटर लॉन्ग होती है, ओके। इट स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ से स्टार्ट होती है ये, इट स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ, एक नली टाइप है, स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ एंड फिनिश एट एनस, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। मतलब कि इस कैनाल के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स पढ़ने हैं आपको। सीधी सी बात ये है कि जो एलिमेंट्री कैनाल है वो क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टडी करने का एक क्राइटेरिया है, जिसमें एलिमेंट्री कैनाल के अंदर इतने सारे ऑर्गन्स आते हैं। और कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं मैं बताऊंगी आपको, कि माउथ से लेकर एनस तक, ठीक है। तो पहले आप इनके ऑर्गन्स लिखेंगे। तो एलिमेंट्री कैनाल कितनी लंबी होती है, 9 मीटर लंबी होती है, और पूरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इसके अकॉर्डिंग स्टडी किया जाता है। तो इसमें आप देखेंगे कि जो माउथ है, माउथ से लेकर स्टार्ट होता है, ठीक है, माउथ से स्टार्ट होता है। तो एलिमेंट्री कैनाल कंसिस्ट ऑफ माउथ, ठीक है। माउथ से फिर क्या आता है, इसोफेगस,
ठीक है। इसोफेगस को हम फूड पाइप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फूड पाइप। 2 पाइप होती है ना, ठीक है। जो फेरिंग्स होती है वो आगे जाके 2 के अंदर डिवाइड हो जाती है। फिर एक होती है फूड पाइप, एक होती है विंड पाइप। विंड पाइप ट्रैकिया, ठीक है, और जो फूड पाइप होती है इसको हम क्या बोलते हैं? इसोफेगस बोलते हैं। ओके, अब इसोफेगस के बाद कौन आ जाएगा? स्टमक आ जाएगा, ठीक है। स्टमक के बाद कौन आती है? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक के बाद क्या आता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। और स्मॉल इंटेस्टाइन के भी पार्ट होते हैं, वो आगे हम स्टडी कर लेंगे। फिर उसके बाद कौन आता है? लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। और लार्ज इंटेस्टाइन के भी पार्ट होते हैं, और उसका जो लास्ट पार्ट होता है उसका नाम होता है रेक्टम, और लास्ट में कौन आ जाता है फिर बेटा? एनस, ठीक है। आप ये साथ के साथ नोट डाउन करते चले जाएं ताकि आपके नोट्स अच्छे से बन जाएं। तो फिर से मैं रिवाइज करवा देती हूँ कि जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, एलिमेंट्री कैनाल कैसी है? 9 मीटर लंबी होती है, ठीक है, जो माउथ से स्टार्ट होती है और कहाँ पे जाके फिनिश होती है? एनस पे। माउथ से एनस के बीच में कितने ऑर्गन्स और पढ़ने हैं हमें? वो कौन कौन से हैं? माउथ से स्टार्ट होंगे तो इसोफेगस फूड पाइप है जिसमें से खाना अंदर की तरफ जाता है, स्टमक है, पेट बोलते हैं जिसको, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, लार्ज इंटेस्टाइन है, उसके बाद रेक्टम है, उसके बाद कौन आ जाता है? एनस आ जाता है। तो अब हम इन ऑर्गन्स को 1 बाय 1 पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं माउथ से। तो इंजेक्शन तो सीधी सी बात है, अगर डाइजेशन अगर हम पढ़ रहे हैं तो डाइजेशन के लिए पहले इंजेक्शन तो होगा। डाइजेस्ट किसका करवाओगे? इंजेस्टेड फूड का ही करवाओगे, और फूड इंजेस्ट किसके थ्रू होगा? माउथ के थ्रू होगा, ठीक है। तो सबसे पहले कौन आएगा यहाँ पर? माउथ, ठीक है। माउथ। माउथ क्या होता है? ये ओपन कैविटी है, ठीक है, इट इज ओपन कैविटी, ठीक है, ओपन कैविटी, जो आगे जाके किस में चली जाती है? कहाँ पे ओपन होती है जाके? फिर बक्कल कैविटी, विच हैज बक्कल कैविटी, विच हैज बक्कल कैविटी, ठीक है। अब ये जो बक्कल कैविटी है वो क्या है? आपको पता है कि फूड जैसे ही अंदर की तरफ लेते हैं तो जैसे ही माउथ ओपन होता है वो तो ओपन कैविटी हो गई, जैसे वो कैविटी ओपन होगी वो तो माउथ हो गया। और माउथ के अंदर जाते एक अपर पार्ट होता है और एक लोअर पार्ट होता है। माउथ जो है वो 2 उसमें ओपन हो जाता है ना, तो अपर वाला पार्ट मतलब कि वो जो अंदर की पूरी कैविटी है उसको हम क्या बोलेंगे? बक्कल कैविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बक्कल कैविटी बोलते हैं, ठीक है। तो बक्कल कैविटी की रूफ और फ्लोर दोनों पे क्या प्रेजेंट होते हैं? एक जो फ्लोर, ये जो रूफ होता है उस पर पैलेट प्रेजेंट होता है, और जो रूफ होती है उसके ऊपर टंग प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो टंग होती है, तो इसमें क्या है आपके पास कि जो माउथ है वो ओपन कैविटी होती है, और जिसके पास वो उसको क्या बोलते हैं? हम बक्कल कैविटी बोलते हैं। और बक्कल कैविटी के बाद फिर कौन आ जाती है? टंग की बारी आ जाती है, ठीक है। तो बक्कल कैविटी से आगे देखो, बक्कल कैविटी में अगर खाना गया, ठीक है, माउथ के अंदर खाना लिया है तुमने, तो माउथ के बाद वो कहाँ पे जाएगा? सलाइवा के साथ वो मिक्स करके फिर वो स्वेलअप हो जाता है, तो इसका मतलब कहाँ चला जाएगा? फिर वो इसोफेगस के अंदर चला जाएगा। थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं कि इस बक्कल कैविटी के अंदर और कौन सी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो कौन सी है? टंग, ठीक है, टंग, ठीक। टंग जो है वो क्या काम करती है? टंग क्या है? एक मस्कुलर है। ये क्या है? मस्कुलर, ठीक है, मस्कुलर ऑर्गन है ये। टंग जो है वो मस्कुलर ऑर्गन है, और विच कंटेन्स टेस्ट बड, विच कंटेन्स टेस्ट बड, ठीक है, टेस्ट बड प्रेजेंट होती है। मतलब कि फूड को टेस्ट करना, ठीक है, उसको स्वेलो करना किसके द्वारा होगा? टंग के द्वारा होता है। क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो हमारी टंग चलती है, ठीक है। वो टंग क्या काम करती है? हमारे फूड को किसके साथ मिक्स करती है? वो सलाइवा के साथ मिक्स करती है। और सलाइवा के साथ, सलाइवा क्या है? एक फ्लूइड लाइक मटेरियल है जो सिक्रीट होता है, ठीक है। तो उसमें सलाइवा के साथ मिक्स करके फूड जो है वो कैसा हो जाता है? थोड़ा सा गीला हो जाता है, और वो स्वेलअप करने में फिर वो हेल्प मिल जाती है। सलाइवा भी सिक्रीट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। माउथ में ही सलाइवा सिक्रीट होता है, सलाइवरी ग्लैंड्स के द्वारा, ओके। तो टंग जो है वो मस्कुलर ऑर्गन होता है, विच कंटेन्स टेस्ट बड, इट हेल्प्स इन, इसमें और क्या लिख सकते हो आप कि जो टंग है वो किस में हेल्प करती है? इट हेल्प्स इन टेस्टिंग ऑफ बर्ड, सॉरी, टेस्टिंग ऑफ फूड, टेस्टिंग ऑफ फूड एंड स्वेलिंग ऑफ फूड, ठीक है, स्वेलिंग ऑफ फूड, ठीक है। और भी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं इसमें माउथ में। और क्या प्रेजेंट होता है? टीथ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आप जानते हो, ठीक है। टीथ भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, अदरवाइज तो वो किससे करेंगे, ठीक है, चर्नअप कैसे होगा जो फूड है हमारा। तो जो टीथ होते हैं वो क्या है? बहुत ही हार्ड सब्सटेंस है अपने बॉडी पार्ट का, और उसकी जो लेयर होती है, जो टीथ की जो अपर लेयर होती है वो टूथ इनेमल बोलते हैं उसको, और कैल्शियम फॉस्फेट की बनी हुई होती है। बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट वही होता है, ठीक है। तो टीथ ये कितने होते हैं? 32 होते हैं, परमानेंट, टेम्परेरी, इस तरीके से होते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में भी हम लास्ट में पढ़ेंगे डिटेल इसकी जो है, लेकिन इसका सिर्फ क्या यूज़ होता है? ये मैस्टिकेशन का काम करता है। इट हेल्प इन
जो मेन जो टर्म है वो मैं आपको बताना चाह रही हूँ इसमें, इट हेल्प इन मैस्टिकेशन। किस में हेल्प करता है ये? मैस्टिकेशन के अंदर। अभी मैस्टिकेशन वर्ड क्या है? मैस्टिकेशन वर्ड का मतलब क्या है कि फूड का ब्रेक डाउन करना, मैकेनिकल ब्रेक डाउन, ठीक है, मैकेनिकल ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। आप इसकी फॉर्म लिख भी सकते हैं कि मैस्टिकेशन क्या होता है? मैकेनिकल ब्रेक डाउन, ठीक है, मैकेनिकल ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपल सब्सटेंसेस, ठीक है, इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। तो आप देख सकते हो मैस्टिकेशन का मेन काम क्या होता है? मैस्टिकेशन का, कि जो मैकेनिकल ब्रेक डाउन होता है, जो फूड है वो ब्रेकअप हो जाता है किसके अंदर? सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर, ठीक है। तो यहाँ तक हमने ये पढ़ लिया, माउथ के बारे में पढ़ लिया। अच्छा, माउथ में और एक चीज़ और क्या लिख सकते हो? इट सिक्रीट्स सलाइवा, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है? सलाइवा के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? सलाइवरी ग्लैंड्स, ओके। और सलाइवरी ग्लैंड्स क्या काम करती है? फिर जो उसके अंदर सलाइवरी अमाइलेज होता है, एक एंजाइम वो सिक्रीट होता है, और अमाइलेज क्या काम करता है? फिर कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। तो अपना जो डाइजेशन है ना, फूड का डाइजेशन जो है वो कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जो हमने फूड खाया है उसमें क्या क्या प्रेजेंट है? मेनली कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, लिपिड्स हैं और प्रोटीन्स हैं, ठीक है। तो ये मान के चलो कि जो कार्बोहाइड्रेट है ना, उसका जो डाइजेशन है वो माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि माउथ में ही सलाइवा होता है, और सलाइवा जो होता है वो सलाइवरी ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट होता है, और उस सलाइवा के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? सलाइवरी अमाइलेज, एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, और जो अमाइलेज है वो स्पेशल किसके ऊपर डाइजेस्ट करता है? किसको डाइजेस्ट करेगा? वो कार्बोहाइड्रेट को, ठीक है। अमाइलेज किसको डाइजेस्ट करता है? कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम, आगे किस में आ जाएगा? फिर ये खाना कहाँ पे आया? माउथ में था, माउथ से फिर वो कहाँ पे आ जाएगा? मूव करता हुआ इसोफेगस के अंदर आ जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट कौन सा हमारा? इसोफेगस, ठीक है। इसोफेगस के बारे में हम पढ़ेंगे। इसोफेगस क्या है? फूड पाइप, ठीक है, बहुत लंबी सी पाइप होती है ये, इसको हम क्या बोलते हैं? फूड पाइप। इसोफेगस, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे लिखवाया भी है, इसको क्या बोला जाता है? फूड पाइप। मतलब फूड जो है वो माउथ से होता हुआ कहाँ पे चला जाएगा? फूड इसोफेगस के अंदर चला जाएगा, ठीक है। इट डज, इसके बारे में अगर लिखोगे आप तो ये क्या है? एक ये कैनाल होती है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये लिख दो, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ओके। ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो क्या काम करती है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ये भी लिख लो, इट इज मस्कुलर, ठीक है, इट इज मस्कुलर। ये कैसी होती है? ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ये कैसी होती है? मस्कुलर होती है, मसल्स की बनी होती है। इट शोज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, इट शोज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। बेटा नया वर्ड है आपके लिए ये, पेरिस्टाल्टिक। पेरिस्टाल्टिक क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, मतलब कि जब वो फूड पाइप के अंदर खाना जाएगा अपना, ठीक है, तो जो ये इसोफेगस है ये कैसी बताई मैंने? मस्कुलर है। मस्कुलर तो क्या करेगी? कॉन्ट्रैक्ट भी करती है और रिलैक्स भी करती है। कॉन्ट्रैक्ट करेगी, रिलैक्स करेगी, तभी तो फूड यहाँ से दिखता है कि भाई वो अंदर की तरफ जा रहा है, तो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन होती रहती है उसके अंदर, ठीक है। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होती है? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द इसोफेगस। ये शो करता है, कौन शो करता है? इसोफेगस। क्यों? क्योंकि ये कैसा है? मस्कुलर है। समझ में बात? अब खाना जो है वो स्वेलअप होता हुआ कहाँ पे चला जाएगा? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो रही है, अब इसोफेगस से होता हुआ कहाँ पे चला जाएगा? वो किस में चला जाता है? स्टमक के अंदर चला जाता है, ठीक है। एक चीज़ रहेगी यहाँ पे कि माउथ से जब वो खाना नीचे की तरफ आ रहा है तो वो फेरिंग्स में जाएगा पहले, ठीक है। फेरिंग्स एक ओपन कैनाल होती है, फेरिंग्स के अंदर जाएगा, और फेरिंग्स से फिर डिफ्रेंशिएशन होना स्टार्ट हो जाता है। फेरिंग्स से फिर विंड पाइप अलग हो जाती है और फूड पाइप अलग हो जाती है। जो फूड पाइप है उसको हमने इसोफेगस बोला, वो क्या काम करता है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का काम करता है। मतलब खाना जब अंदर की तरफ जाता है, स्वेलअप करते हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी होता है और वो रिलैक्स भी होता है, ओके। उसी को क्या बोला जाता है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ओके। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो क्या है? स्टमक। अब खाना कहाँ जाएगा? स्टमक में ही जाएगा, ठीक है। तो स्टमक कैसा होता है? स्टमक क्या है? ये भी मस्कुलर होता है, लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट होता है एब्डोमिनल कैविटी के। और दूसरा क्या है? इसकी शेप कैसी होती है? सी शेप भी होती है और जे शेप भी होती है। तो इसमें आप छोटा सा लिख सकते हैं थोड़ा बहुत कि जो स्टमक होता है इट इज सी शेप्ड और जे शेप्ड, जे शेप्ड ऑर्गन, जे शेप्ड ऑर्गन, ठीक है, प्रेजेंट ऑन लेफ्ट साइड, प्रेजेंट ऑन लेफ्ट साइड, ठीक है, प्रेजेंट ऑन लेफ्ट साइड। ये लेफ्ट साइड में एब्डोमिनल कैविटी के ये लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट होता है। इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि ये यहाँ पर ही HCl प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है यहाँ पर?
HCl प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और वो HCl प्रोड्यूस करता कौन है? स्टमक की वॉल, ठीक है। जो स्टमक वॉल होती है वो गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करती है, ठीक है। गैस्ट्रिक वॉल जो होती है वो गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करती है, जिसके अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। वो 3 चीज़ें सिक्रीट करती है, क्या क्या? HCl, म्यूकस और ये जो एंजाइम होते हैं वो प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो वो जो HCl होता है वो नेसेसरी भी होता है, ज़रूरी भी होता है, किसके लिए? जो फूड स्टमक के अंदर गया है उसको क्या करने के लिए? डाइजेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो फूड को जब डाइजेस्ट करेंगे, फूड को जब डाइजेस्ट करेगा HCl, तो क्या हो जाएगा? फूड का एब्जॉर्प्शन होना स्टार्ट हो जाएगा और पूरी बॉडी के अंदर एनर्जी मिल जाएगी। लेकिन अगर HCl ही नहीं होगा तो फूड का डाइजेशन नहीं होता है, क्योंकि जितने भी कैटालिटिक प्रोसेस होते हैं वो किसके द्वारा होते हैं? HCl के द्वारा ही होते हैं, ठीक है। तो आपको इसमें इतना पढ़ना है, स्टमक के अंदर की सी शेप्ड होता है और ये लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है एंड इट सिक्रीट्स गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। गैस्ट्रिक जूस, ये जो सिक्रीट्स गैस्ट्रिक जूस, और जो गैस्ट्रिक जूस है वो किसके द्वारा होता है? गैस्ट्रिक जूस जो होता है उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है? गैस्ट्रिक जूस के अंदर इट कंटेन्स, और क्या लिख सकते हो? इट कंटेन्स म्यूकस, ठीक है। म्यूकस प्रेजेंट होता है और एंजाइम प्रेजेंट होते हैं और HCl, ठीक है। HCl, अब गैस्ट्रिक जूस के द्वारा क्या प्रोड्यूस हो गया? HCl का काम होता है। म्यूकस उसको क्या काम करता है? जो ये जो वाल होती है ना, स्टमक की जो वाल होती है वहाँ से सिक्रीट होता है ये म्यूकस, और गैस्ट्रिक जूस के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। इनका अलग अलग काम है, वो हम आगे जब डाइजेशन पढ़ेंगे उसमें सीखेंगे। HCl इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, ठीक है। अब क्या होगा कि जो स्टमक है इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, जिसकी वजह से कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है और जो प्रोटीन्स होते हैं उनका डाइजेशन स्टार्ट हो चुका होता है। तो आधा डाइजेशन तो यहाँ पे हो गया। अब जो डाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ पे चला जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। अब देखते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन, अब चलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ, ओके। कि जो फूड है जितना डाइजेस्ट होना था इसके अंदर स्टमक के अंदर वो डाइजेस्ट हो चुका है। अब चलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ, ठीक है। फूड कहाँ पे पहुँच चुका है? स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। ये स्मॉल वर्ड जो है बेटा वो इसलिए लिया गया है क्योंकि नैरो ट्यूब है। कैसी ट्यूब है ये? नैरो, पतली होती है, ठीक है, लेकिन इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा है बेटा। नैरो ट्यूब ऑफ 6 मीटर लॉन्ग, ठीक है। कितनी लंबी होती है ये? 6 मीटर। पूरी एलिमेंट्री कैनाल तो मैंने कितनी बताई थी? 9 मीटर लॉन्ग की ना। तो इसमें से स्मॉल इंटेस्टाइन कितनी होती है? 9 मीटर लॉन्ग होती है, ठीक है। लेकिन ये कॉइल्ड फॉर्म में है बेटा, बॉडी के अंदर जो है वो कॉइल्ड गुथी जो होती है ना, इस तरीके से ही पड़ी हुई है, तभी ये 9 मीटर के बॉडी के अंदर इस तरीके से एडजस्ट है, ठीक है। तो नैरो ट्यूब होती है और 6 मीटर ये लॉन्ग होती है। तो ये मान के चलो ये मेन साइट है, जितना भी अब डाइजेशन यहाँ पर हो चुका था स्टमक के अंदर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड थोड़ा सा रह गया, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स का, फैट्स का या प्रोटीन्स का, अब वो कंप्लीट डाइजेशन जो है वो कहाँ पर होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है, ठीक है। इट इज़ द साइट फॉर, लिख सकते हो, इट इज़ इंपॉर्टेंट, इट इज़ द साइट फॉर कंप्लीट डाइजेशन, ठीक है। कंप्लीट डाइजेशन, ये कंप्लीट डाइजेशन के लिए होता है, ठीक है। इट इज़ द साइट फॉर कंप्लीट डाइजेशन। तो कंप्लीट डाइजेशन किसके अंदर हो जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हो जाता है। इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है, वो मैं 3 पार्ट लिखवा देती हूँ यहाँ पे। इट हैज़ 3 पार्ट्स, ठीक है। इट हैज़ 3 पार्ट्स। ड्यूडेनियम, ये आपका हायर क्लास में भी आएगा तो वहाँ भी सीखोगे आप। ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम, ठीक है, एंड इलियम, ओके, हो गया। उसके बाद कंप्लीट डाइजेशन किसके अंदर हो जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हो जाएगा। अब कौन आता है तुम्हारे पास? नेक्स्ट जो बचता है वो है लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। वो कौन है? लार्ज इंटेस्टाइन। अब जो फूड थोड़ा बहुत रह गया वो कहाँ पे चला जाएगा? नीचे चला जाएगा, वो क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। तो लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट होते हैं। इट ऑल्सो हैज़ 3 पार्ट्स, ठीक है, 3 पार्ट्स होते हैं इसके। वो कौन कौन से होते हैं वो आप स्टडी कर लेना। इसमें कोलोन है और एक रेक्टम है, ठीक है, और सिकम होता है, सिकम, कोलोन एंड रेक्टम, ओके। और रेक्टम के बाद फिर वो कहाँ पे चला जाता है? जो अनडाइजेस्टेड फूड है, अनडाइजेस्टेड फूड ही आएगा ना इसके अंदर, फिर वो कहाँ पे चला जाएगा? लास्ट में एनस के अंदर चला जाता है, ठीक है। तो ये कंप्लीट पार्ट्स थे किसके? डाइजेस्टिव सिस्टम के, कि भी ये पार्ट होते हैं जो एलिमेंट्री कैनाल का, जो एलिमेंट्री कैनाल जो है उसके अंदर ये मेन पार्ट्स होते हैं, ठीक है। ये इनके कौन कौन से ऑर्गन्स हैं? इनके अंदर भी कोई
क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं जिसकी वजह से डाइजेशन ऑफ फूड कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे कि डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या होती हैं और वो कहाँ हेल्प करती हैं, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती हैं और वो कितना हेल्प करती हैं किस प्रोसेस के दौरान, ठीक है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे कंप्लीट डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कल पढ़ेंगे हम फिर नेक्स्ट जो है डाइजेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स। थैंक यू। बाय।